Welcome all my dear student to lecture number 16 of wave motion and Doppler effect। हम चैप्टर के ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पर हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स के पैटर्न की। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग एंड वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप्स, जिसमें दो तरह के ऑर्गन पाइप्स है, पाइप ओपन एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ द एंड। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को अच्छे से हम समझेंगे। शुरू करते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो इसको सीखने से पहले दो तीन चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको वेवलेंथ का कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। देखो अभी यहाँ स्टेशनरी वेव पैटर्न में कैसा होता है। स्टेशनरी वेव्स बाउंडेड मीडियम में बनते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा होगा, सबसे पहले तो ये समझो स्टेशनरी वेव्स आर नॉट अ वेव्स, दे आर ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल, ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो क्या होता है, ये ऐसे ऐसे ये दो लूप है, मान लो ये दो लूप, तो इतनी लेंथ मतलब वेवलेंथ होती है लैम्डा। ओके, तो दो लूप मतलब लैम्डा। और मान लो एक लूप होगा, कितना लूप, एक लूप, तो दो लूप अगर लैम्डा है तो एक लूप कितना होगा, लैम्डा बाई 2। कितना होगा, लैम्डा बाई 2। उसके बाद मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई। ओके, अब इसको क्या बोलते हैं हम, नोड। दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। दिस इज नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड एंड अगेन नोड। तो ये हमारा लैम्डा था, ये लैम्डा बाय 2 था, ये आएगा लैम्डा बाय 4। ठीक है, दिस इज माई नोड एंड दिस इज एंटी नोड। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका बहुत काम आएगा इस लेक्चर में। ठीक है, अब उसके बाद आपको और एक चीज पता होना जरूरी है, ये लिख लो आप, बेसिक बोल सकते हो इसको। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज अंडर रूट ऑफ टी बाय स्मॉल एम। टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड स्मॉल एम इज मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी। बराबर, मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ओके, तो ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी है अलोंग द स्ट्रिंग, उसका फॉर्मूला ये होता है। और क्या पता होना चाहिए आपको, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या चाहिए, बस इतनी चीज़ें अगर आपको मालूम होगी तो आराम से हम पढ़ सकते हैं वेलोसिटी या फिर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, चलो अब देखो और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। लिखो पहले तो हार्मोनिक्स, या इसको चलो सेपरेट लेंगे हम, लिख लो, इतना लिख लो, लिख लिया, चलो इसको रब कर देता हूं मैं। तो आपको पता होना चाहिए हार्मोनिक्स और ओवरटोन का कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है ये। दो तीन एग्जांपल इसके बताऊंगा, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिक अगर क्लियर होगा तो फटाफट तीनों मोड्स हम क्लियर कर लेंगे और देखेंगे। अगर लेक्चर की लेंथ हमें अलाउ करती है तो मैं इसी लेक्चर में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो लेक्चर को आराम से देखना, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, और कहीं अगर लेक्चर की लेंथ बढ़ रही होगी तो न्यूमेरिकल्स पे एक सेपरेट लेक्चर आएगा। ओके, तो कंसेप्ट पढ़ेंगे हार्मोनिक्स और ओवरटोन का। ठीक है, तो हार्मोनिक्स क्या होता है, हार्मोनिक तो होता क्या है बेटा, हर मटेरियल की वाइब्रेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो भी पार्टिकल ऑसिलेशंस कर सकते हैं, जो भी पार्टिकल ऑसिलेशंस कर सकते हैं, उसको अगर हमने मीन पोजीशन से उठाया और रिलीज कर दिया तो दे परफॉर्म ऑसिलेशंस ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी विच इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ दैट मटेरियल। उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड होती है, उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो मान लो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स रहेगी। ओके, तो हार्मोनिक्स किसे कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, समझना, बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग, ऐसी बॉडी जो ऑसिलेशंस कर सकती है, बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग डिस्प्लेस
फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिलीज। ओके, तो जो भी बॉडी ऑसिलेशंस कर सकती है उसको अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया और रिलीज किया तो इट परफॉर्म ऑसिलेशन, तो वो ऑसिलेशन करने लगेगी। उस ऑसिलेशंस को क्या बोलते हैं? फ्री वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? फ्री वाइब्रेशन। इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन, और फ्री वाइब्रेशन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी होती है बॉडी की उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिलीज, इट परफॉर्म ऑसिलेशन कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं उसको? फ्री ऑसिलेशन। ये पढ़ा चुका हूं मैं ऑसिलेशन चैप्टर में। फ्री ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले वाली होती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, उससे कम फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी चीज है यार, जो भी बॉडी ऑसिलेशंस कर सकती है उसको मीन पोजीशन से उठाना है और छोड़ देना है, वो ऑसिलेट करने लगेगी। जिस भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगी उसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये किन चीजों पे डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। किस मटेरियल से वो बॉडी बनी हुई है, किस मटेरियल की वो बॉडी है उस पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मान लो ये भी प्लास्टिक का है और ये भी प्लास्टिक का है, इसको मैं बजा रहा हूँ, उतना आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन इसको देखो ज्यादा आवाज आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, वो अलग चीज है। तो जिस भी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगी उसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास एक मटेरियल है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? n है। उसकी डबल कर दो 2n, ट्रिपल कर दो 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, ठीक है। तो ऐसी मेरे पास सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। तो ये क्या हो गई? दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलूंगा? फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, अब उसके डबल होगी तो इसको बोलूंगा मैं सेकेंड हार्मोनिक। क्या बोलूंगा? सेकेंड हार्मोनिक। उसके ट्रिपल हो गई, उसको बोलूंगा मैं थर्ड हार्मोनिक। लिखो, इसकी प्रैक्टिस करो, थर्ड हार्मोनिक। उसके 4 टाइम्स हो गई तो उसको बोलूंगा मैं फोर्थ हार्मोनिक, ठीक है। उसके 5 टाइम्स हो गई, उसको बोलूंगा मैं फिफ्थ हार्मोनिक। ओके, उसके बाद 6th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक, ठीक है। तो व्हाट इज डेफिनेशन फॉर हार्मोनिक्स? लिखो, हार्मोनिक्स की डेफिनेशन लिखो। हार्मोनिक्स पीरियोडिक को भी हार्मोनिक बोलते हैं। शिव वर्मा जी की बुक में हार्मोनिक मतलब पीरियोडिक। तो हार्मोनिक्स क्या मतलब होता है? हार्मोनिक्स का द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड all its integral multiple उसके 2 times, 3 times, 4 times, all its integral multiples are called harmonics। क्या बोलेंगे उसको? हार्मोनिक्स। सिंपल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल इट इंटीग्रल मल्टीपल्स आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। क्या बोलेंगे उसको? हार्मोनिक्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके इंटीग्रल मल्टीपल, इनको क्या बोला जाता है? हार्मोनिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक्स। अब हार्मोनिक्स के बाद और एक चीज आपको आनी चाहिए, दैट इज ओवरटोन। क्या? ओवरटोन। ओवर मतलब किसी के आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है, ओवरटोन, और टोन सुनाई दे रहा है। तो हमेशा याद रखना, कहीं पर भी ट्यून या टोन सुनाई देने के लिए कम से कम कितने हार्मोनिक चाहिए? 2 हार्मोनिक चाहिए। कितने हार्मोनिक चाहिए? 2। तो पहला टोन कब सुनाई देगा? दूसरे हार्मोनिक्स पे। 2 हार्मोनिक्स होंगे तो टोन सुनाई देगा, ठीक है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अपना पॉइंट है ओवरटोन। क्या? ओवरटोन। तो ओवरटोन किसको बोलेंगे? ओवरटोन सुनाई देने के लिए 2 हार्मोनिक्स चाहिए। कम से कम कितने हार्मोनिक्स चाहिए? 2 हार्मोनिक्स चाहिए। तो जैसे ही दूसरा हार्मोनिक्स आ जाएगा वो पहला ओवरटोन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो कि कुछ भी हो सकती है, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी
other than fundamental frequency. Next higher frequency other than fundamental frequency. आगे वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के आगे वाली नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओवरटोन. उसको क्या बोलेंगे? ओवरटोन. अभी समझना. अब मेरे पास एक पैटर्न है. कैसा पैटर्न है? पहली फ्रीक्वेंसी है मेरे पास n, उसके डबल 2n, 3 टाइम्स 3n, 4n, 5n, 6n. सिंपल. तो इसको बोल दूंगा मैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इसको बोलूंगा मैं सेकेंड हार्मोनिक. तो जैसे ही मैंने सेकंड हार्मोनिक पे आया, मुझे पहला टोन सुनाई दिया, उसको मैंने बोलूंगा फर्स्ट ओवरटोन. दिस इज नॉट टे ना, फर्स्ट ओवरटोन. तो जैसे ही दूसरा हार्मोनिक बजा, मुझे पहला टोन सुनाई दिया, मैंने उसको बोला फर्स्ट ओवरटोन. तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन. दिस इज माय थर्ड हार्मोनिक. अब थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन. पहला ओवरटोन यहाँ पर सुनाई दिया, दूसरा टोन यहाँ पर सुनाई दिया. दिस इज माय थर्ड ओवरटोन, दिस इज माय फोर्थ ओवरटोन, दिस इज माय फिफ्थ ओवरटोन एंड लाइकवाइज. ओके. तो ये n है, इसका ट्वाइस है 2n. तो सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, उसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक, उसके बाद सिक्स्थ हार्मोनिक. तो ये याद नहीं रखना है कि भाई सेकंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन. हमेशा ऐसे नहीं होता. अब मान लो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा पैटर्न आया मेरे पास, n के बाद 3n, 5n, 7n, 9n, 11n ऐसा आया. तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा फर्स्ट हार्मोनिक. फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का और ओवरटोन का कोई लेना देना नहीं होता. तो मेरा पहला टोन कब सुनाई देगा? इसके बाद ये आया ना 2n, यहाँ पर गायब है, मिसिंग है. तो अब जब हार्मोनिक की बारी आएगी तो फंडामेंटल से ये 3 टाइम्स है, तो इसको बोलूंगा मैं थर्ड हार्मोनिक. क्या बोलूंगा? थर्ड हार्मोनिक. उसके 3 टाइम्स है ना थर्ड हार्मोनिक. ये 5 टाइम्स है, इसको बोलूंगा फिफ्थ हार्मोनिक. ये 7 टाइम्स है, इसको बोलूंगा सेवंथ हार्मोनिक. ओके. अब ये 9 टाइम्स है, इसको बोलूंगा मैं नाइन्थ हार्मोनिक. ये 11 टाइम्स है, इसको बोलूंगा 11th हार्मोनिक. लेकिन ओवरटोन के टाइम अब ऐसे मत याद रखो कि सर ने थर्ड हार्मोनिक को सेकंड ओवरटोन बोला था तो ये सेकंड. ऐसे नहीं होता. यहाँ पर मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद डायरेक्ट मुझे 3n सुनाई दिया बिकॉज 2n इज मिसिंग. तो यहाँ पर मुझे पहला टोन सुनाई दिया, तो इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट ओवरटोन. अब इसके बाद यहाँ पर मुझे दूसरा टोन सुनाई दिया, तो सेकंड ओवरटोन. दिस इज माय थर्ड ओवरटोन, दिस इज माय फोर्थ ओवरटोन, दिस इज माय फिफ्थ ओवरटोन. तो ऐसा पैटर्न याद मत रखोगी सेकंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन. ऐसा हमेशा नहीं होता. यहाँ पर है सेकंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन. ठीक है. अब कई सिचुएशन ऐसी होगी कि n, 2n, 4n, 6n, 8n, 10n. अब इसको कैसे बोलोगे? दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक. अब इसके डबल है तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड हार्मोनिक. इसके 4 टाइम्स है, तो फोर्थ हार्मोनिक. 6 टाइम है तो सिक्स्थ हार्मोनिक. 8 टाइम्स है तो 8th हार्मोनिक. 10 टाइम्स है तो 10th हार्मोनिक. जितने टाइम्स होगा उतने टाइम्स का हार्मोनिक. ओके. लेकिन ओवरटोन, इसके बाद पहला टोन मुझे यहाँ सुनाई दिया, तो दिस इज माय फर्स्ट ओवरटोन. दूसरा टोन यहाँ पर सुनाई दिया. नाउ ऑड हार्मोनिक्स आर एब्सेंट. ऑड हार्मोनिक्स कैसे एब्सेंट है? तो इसको बोलूंगा मैं सेकेंड ओवरटोन, इसको बोलूंगा मैं थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन. ठीक है. अब मान लो कोई पैटर्न ऐसा है, n के बाद डायरेक्ट 11n, उसके बाद 21n, उसके बाद 31n, लाइकवाइज. ऐसा कुछ सपोज इमेजिनरी एक पैटर्न है. तो दिस विल बी माय फर्स्ट हार्मोनिक, दिस विल बी माय 11th हार्मोनिक. 11 टाइम ना. दिस विल बी माय 21st हार्मोनिक, दिस विल बी माय 31st हार्मोनिक. लेकिन ओवरटोन के टाइम पे इसके बाद ये बजाया ना मैंने, तो डायरेक्ट यहाँ पर मुझे फर्स्ट ओवरटोन सुनाई दिया, पहला टोन सुनाई दिया, फर्स्ट ओवरटोन. दिस इज सेकेंड ओवरटोन, दिस इज थर्ड ओवरटोन. ठीक है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके इंटीग्रल मल्टीपल को बोलेंगे हार्मोनिक्स. और जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल के बाद, कुछ भी हो सकती है, इट में बी इवन, ऑड इवन दोनों, या फिर ओनली ऑड ओनली इवन, या कुछ भी हो सकती है. ठीक है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बाद की जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की उसके फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो ओवरटोन हमेशा पूरे रहेंगे, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं कि हार्मोनिक्स पूरे रहे. तो कहीं पर ऑड इवन दोनों होंगे, कहीं पर सिर्फ ऑड होंगे, कहीं पर सिर्फ इवन होंगे, या कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा. तो ऐसे कंसेप्ट होता है हार्मोनिक्स और ओवरटोन का. सो व्हाट आर द हार्मोनिक्स? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स. और ओवरटोन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी होती है, जो कुछ भी हो सकती है, उसको बोलेंगे ओवरटोन. तो पहले ओवरटोन के बाद दूसरा ओवरटोन, तीसरा ओवरटोन. ओके. तो किसी सीक्वेंस में
या किसी पैटर्न में या किसी मोड्स में ओवरटोन तो पूरे होते हैं, लेकिन हार्मोनिक्स पूरे होंगे इसकी कुछ गारंटी नहीं होती। ठीक है ना, अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन पाइप्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे सबसे पहले, लिखो हेडिंग आएगी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। लिखो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हम अलग अलग मोड्स में वाइब्रेट करवाएंगे और उस पे जो स्टेशनरी वेव्स बनते हैं उनका पैटर्न सीखेंगे, उसके हार्मोनिक्स पढ़ेंगे, उसके ओवरटोन पढ़ेंगे और पूरा कंसेप्ट इसमें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 3 मोड पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एक जनरल फार्मूला बनाएंगे। मान लो एक L लेंथ की स्ट्रिंग है हमारे पास जो कि 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स है, लाइक दिस। ओके, इसको बोलूँगा मैं फर्स्ट मोड। बहुत अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से समझ लेना। फर्स्ट मोड, उसके बाद सेकंड मोड के सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग, लेंथ हम नहीं बदलने वाले, तो ये आएगा मेरा सेकेंड मोड। ओके, उसके बाद यहाँ पर बना देता हूँ मैं डायग्राम थर्ड मोड के लिए। मेक श्योर हम लेंथ नहीं बदलने वाले, लेंथ उतनी ही रखेंगे। दिस इज माय थर्ड मोड और फाइनली nth मोड यहाँ पे बनाएंगे। पहले ये समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मोड में मैं क्या करूंगा, अब एक चीज याद रखो, रिजिड एंड का जो पॉइंट होता है वो मूव नहीं हो सकता, इट इज इमूवेबल। ये मूव होता है क्या? नहीं होता है। जैसे दीवार का पॉइंट मूव नहीं होता, तो रिजिड पॉइंट पे हमेशा नोड होता है। क्या होता है? नोड होता है। तो पहले मोड में क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को बीच में ऐसा खींचेंगे और छोड़ देंगे, तो ये ऐसे वाइब्रेट होने लगेगा। सबसे सिंपल मोड। आधा लूप बन सकता है क्या? नहीं। स्ट्रिंग पे सबसे कम स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट करने लगेगी? लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट मोड में ऐसे इसको खींचा और छोड़ दिया तो ऐसे 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 ही ऑसिलेट करने लगेगी। आधा लूप बन सकता है क्या? नहीं। 2 रिजिड एंड है ना भाई, 2 रिजिड एंड है तो नोड हमेशा होगा, नोड हमेशा होगा। दिस इज माय नोड, दिस इज माय नोड। तो नोड के बाद नोड कभी नहीं होता, बीच में एंटी नोड होना कंपल्शन है। तो 2 नोड के बीच में एक एंटी नोड जरूर होता है। तो यहां पर फर्स्ट मोड में नंबर ऑफ नोड्स कितने बने? 2 और एंटी नोड कितना बना? 1। सो दिस इज सिंपली माय फर्स्ट मोड। अब ये क्या है? ये मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इसको बोल देता हूं मैं कैपिटल L। क्या बेटा? कैपिटल L। ओके, अब देखो, मान लो यहां पर लेट n, लैम्बडा बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। n और लैम्बडा क्या है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। ठीक है, अब देखो जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ अ वेव का फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू n लैम्बडा, सबको पता है। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v डिवाइडेड बाय लैम्बडा, v डिवाइडेड बाय लैम्बडा। फ्रॉम फिगर देखो ये एक लूप है, एक लूप मतलब आधी वेवलेंथ। फ्रॉम फिगर पे से मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2। इतनी जो लेंथ है, लेंथ पे एक लूप बना, एक लूप मतलब लैम्बडा बाई 2। लेक्चर के इनिशियल में मैंने आपको बताया था। ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 2L। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2L। अब लैम्बडा इज इक्वल टू अगर 2L हो गया तो ये वैल्यू उठाकर यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2L। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, बट v is equal to under root of t by small m, where t is tension in the string, small m is mass per unit length या linear mass density। अब इसको अगर यहाँ रखेंगे तो n का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2L और v का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ t by m। सो इसको बोलेंगे हम, ये सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है, बेसिक फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर इसका दूसरा नाम क्या आएगा? फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, सो इसको क्या बोलूंगा मैं? दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसको क्या बोलूंगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। समझ में आया? तो n इज इक्वल टू क्या आया? 1/2L अंडर रूट ऑफ t बाई m, वेयर t इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, m इज मास पर यूनिट लेंथ। अब सेकंड मोड, अब क्या कर सकते हो आप? यहाँ पर तो नोड रहेगा, कंपलसरी है, यहाँ पर भी नोड रहेगा, ये भी कंपलसरी है। मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, ऐसे पकड़ लेता हूँ और 2 जगह ऐसे प्लग करता हूँ, उसको डिस्टर्ब करके रिलीज करता हूँ। तो होगा क्या? ऐसे 2 लूप बनेंगे। लेंथ चेंज की क्या? बिल्कुल नहीं, लेंथ चेंज हमने नहीं की, 2 लूप बने, लेंथ उतनी ही है।
जितनी पहले थी उतनी ही है, सिर्फ यहाँ पर जो मैं मिडल में प्लग कर रहा था, अब मैंने इसको यहाँ पर पकड़ लिया, इसको फिक्स कर दिया और दो जगह पे ऐसा प्लग किया तो ऐसे दो लूप बन गए। ठीक है, लेंथ अभी भी यल ही है। तो ये नोड आ गया, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। ठीक है, तो नोड कितने हैं सेकंड मोड में? नोड कितने हैं 1 2 3, कितने हैं 3। और एंटी नोड कितने हैं? एंटी नोड कितने हैं 2 2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज इसकी वेवलेंथ अलग है, इसकी वेवलेंथ अलग है, तो वेवलेंथ अलग मतलब फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। ओके, सो लेट n1 कॉमा λ1 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब सवाल ये उठता है, क्या इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम होगी? 100% सेम होगी। जब तक मीडियम चेंज नहीं होता वेव्स की स्पीड चेंज नहीं होती। पहले भी मीडियम रस्सी था, अभी भी मीडियम रस्सी है, तो स्पीड भी रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। वेवलेंथ क्या हो गई? कम हो गई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे रहेगा? सेम रहेगा। तो अभी भी वेलोसिटी कितनी आएगी? v इज इक्वल टू n1 λ1। यहाँ पर क्या था? v इज इक्वल टू n लैम्डा था, v इज इक्वल टू n लैम्डा था। यहाँ पर क्या आ गया? v इज इक्वल टू n1 λ1। ओके, स्पीड रिमेन सेम, स्पीड चेंज नहीं होगी। तो n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v डिवाइडेड बाय λ1, v डिवाइडेड बाय λ1। ओके, नाउ फ्रॉम फिगर देखो, दो लूप है, दो लूप मतलब वेवलेंथ λ1, तो यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? λ1, तो क्या हो जाएगा? n1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय L। λ1 की जगह क्या रखा? L रखा। n1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय L। ओके, अब इसको कैसे करूंगा मैं? देखो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय m फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसको कैसे लिखेंगे? n1 इज इक्वल टू 1 बाय L, v की जगह क्या रखेंगे? अंडर रूट ऑफ t बाय m। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? n1 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 1 बाय 2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। क्या किया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ऐसे क्यों किया? इसकी जो वैल्यू है 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m, 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m, इसके जगह मैं n रख सकता हूं, तो n1 इज इक्वल टू आया 2n, डबल आई। कितनी आई फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डबल आई। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डबल आई, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? सेकेंड हार्मोनिक। दिस इज माय सेकेंड हार्मोनिक। या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहने दो, जो भी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। तो ये हो गई फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डबल है इसलिए इसको बोला सेकेंड हार्मोनिक, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको बोलेंगे पहला ओवरटोन, तो ये फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो ये मेरा पहला मोड था, ये मेरा दूसरा मोड था। अब थर्ड मोड में क्या करोगे? क्या करेंगे? रिजिड एंड में तो हमेशा नोड रहेगा, ये तो फिक्स है। अब क्या करूंगा मैं? इसको 2 पॉइंट फिक्स कर लूंगा मैं ऐसे। लेंथ अभी भी यल है, लेंथ मेरी अभी भी यल ही है, लेंथ चेंज की क्या मैंने? नहीं। अब इसको मैंने 2 पॉइंट पे पकड़ा और 3 जगह ऐसे प्लग किया, तो कितने लूप बनेंगे? 3 लूप बनेंगे। दिस इज माय फर्स्ट लूप, उसके बाद ये मेरा सेकेंड लूप, और उसके बाद ये मेरा थर्ड लूप। तो थर्ड मोड के वाइब्रेशन ऐसे होंगे। ये नोड, दिस इज माय नोड, दिस इज माय नोड, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड। ओके, तो कितने नोड है यहाँ पर? नोड है यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 नोड है, 4 एंटी नोड है 3। ठीक है, अब लेंथ तो सेम है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इससे और इससे अलग होगी। क्या होगी? लेट n2, λ2 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इस मोड में n2, λ2 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्या स्पीड चेंज होगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे भी रस्सी है, यहाँ पे भी रस्सी है, यहाँ पे भी रस्सी है, तो स्ट्रिंग सेम है, तो स्पीड चेंज नहीं होगी। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला आएगा n2 λ2, सॉरी n1 λ1, यस n2 λ2, तो माय n2 विल बी v डिवाइडेड बाय λ2। ये λ2 को इधर शिफ्ट किया। अब फिगर में देखो यहाँ पर क्या आएगा? ये एक लूप मतलब λ2/2, 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 तो कितने लूप है? 3 लूप है। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 λ2/2, बिकॉज यहाँ की वेवलेंथ कितनी है? λ2। एक लूप मतलब λ/2 होता है, यहाँ की वेवलेंथ λ2 है, इसलिए λ2/2 इतनी वेवलेंथ λ2/2, इतनी वेवलेंथ λ2/2, इतनी वेवलेंथ λ2/2, तो 3 बार λ2/2 है, तो 3 λ2/2। तो 2 को इधर शिफ्ट करो, 3 को नीचे ले लो, तो λ2 को सब्जेक्ट करोगे तो आएगा 2
2l/3, लैम्डा 2 क्या आएगा 2l/3, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो, इक्वेशन क्या हो जाएगा n2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 के जगह 2l/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो n2 विल बी 3 इन ब्रैकेट v डिवाइडेड बाय 2l, 3 इंटू ब्रैकेट v डिवाइडेड बाय 2l, 3 को ऊपर ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाई एम, हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय m, तो क्या हो जाएगा n2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। ओके, इस v के जगह क्या रखा अंडर रूट ऑफ t बाय m। नाउ व्हाट इज दिस 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m, दिस इज n, सो n2 विल बी थ्राइस n, n2 विल बी थ्राइस n। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ये देखो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, ये इसके ट्वाइस था इसलिए इसको बोला सेकंड हार्मोनिक, तो ये जो है इसके थ्राइस है तो इसको बोलूंगा मैं थर्ड हार्मोनिक, क्या बोलूंगा थर्ड हार्मोनिक्स, या फिर क्या बोलूंगा सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। क्यों, बिकॉज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन के बाद क्या होगा सेकंड ओवरटोन। ओके, तो ये हो गया थर्ड मोड, और थर्ड मोड में फ्रीक्वेंसी कितनी आई 3n, कितनी आई 3n। अब सिमिलरली मान लो यंथ मोड में क्या होगा, यंथ मोड में क्या होगा, तो पहले मोड में एक लूप है, दूसरे में 2 है, तो तीसरे में कितने होंगे 3 हैं, तो nवे में कितने होंगे, nth मोड में कितने होंगे n लूप होंगे, n लूप होंगे, nth मोड में कितने होंगे n लूप, ये 1 ये 2 ये 3 डैश डैश डैश, ऐसे कितने लूप होंगे n लूप होंगे। ठीक है, पहले मोड में मोड नंबर इज इक्वल टू एंटी नोड। ओके, इसको बोलूंगा मैं पीथ मोड, मान लो पीथ मोड। ओके, पीथ मोड, दिस इज माय फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। फर्स्ट मोड में एक लूप है, सेकंड मोड में 2 लूप है, थर्ड मोड में 3 लूप है। पीथ मोड में कितने लूप होंगे p लूप, देखो एनालॉजी देखो कितने लूप होंगे p लूप, यहाँ पर एक लूप था, 2 लूप थे, 3 लूप थे, पीथ मोड में p लूप होंगे। अब पहले मोड में एक एंटी नोड है, दूसरे मोड में 2 एंटी नोड है, तीसरे मोड में 3 एंटी नोड है, तो पीथ मोड में कितने एंटी नोड होंगे p, कितने होंगे p। पहले मोड में 2 नोड है, एंटी नोड से एक ज्यादा, एंटी नोड से एक ज्यादा, एंटी नोड से एक ज्यादा क्या है नोड है, तो यहां पर नोड कितने होंगे p+1। पीथ मोड में नोड कितने होंगे p+1, एंटी नोड कितने, जितना मोड उतने, जितना मोड उतने एंटी नोड, और उससे एक ज्यादा नोड होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मोड में फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाई m, सेकंड मोड में 2n, थर्ड मोड में 3n, तो पीथ मोड में np इज इक्वल टू pn, np इज इक्वल टू pn, ठीक है ना, np इज इक्वल टू pn। पीथ मोड में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी np इज इक्वल टू pn। ओके, सेकेंड मोड में थर्ड मोड में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी pn, वेयर p इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो दिस विल बी माय p, n की जगह रखेंगे 1/2l, l इज कैपिटल, 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। ओके, सो दिस इज, अब देखो p/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट मोड में हमने बोला था फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड मोड में बोला था सेकंड हार्मोनिक, थर्ड मोड में बोला था थर्ड हार्मोनिक, तो पीथ मोड में क्या बोलेंगे पीथ हार्मोनिक, क्या बोलेंगे पीथ हार्मोनिक, पीथ हार्मोनिक। और सेकंड मोड में हमने बोला था फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड में फर्स्ट, थर्ड में सेकंड, तो एक कम करना है ना ओवरटोन के टाइम, तो p में p-1th ओवरटोन, p-1th ओवरटोन। ठीक है, चलो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके इसको नोट कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट का हम लिखेंगे कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या आएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जो मोड्स है उसमें पहली फ्रीक्वेंसी आई n, उसके बाद 2n, उसके बाद 3n, उसके बाद 4n, उसके बाद 5n, तो सारे हार्मोनिक्स है, ऑड एज वेल एज इवन, ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 2 चीजें मैं फटाक से क्लियर करवा देता हूँ, एक इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन और दूसरा लॉज ऑफ स्ट्रिंग। अच्छे से समझना, देखो 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 फटाफट लिखेंगे कंक्लूजन। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या आया, ओके
नंबर 1, all harmonics are present. All harmonics are present. All harmonics are present मतलब odd as well as even. तो पहली फ्रीक्वेंसी आई थी n, उसके बाद 2n, उसके बाद 3n, उसके बाद 4n डैश. ओके, सेकंड कंक्लूजन. ओके, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू सेकंड हार्मोनिक. फर्स्ट ओवरटोन, यहाँ पर ये फर्स्ट ओवरटोन था, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू सेकंड हार्मोनिक. सेकंड ओवरटोन इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक. फिफ्थ ओवरटोन एक बढ़ रहा ना, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 5 के लिए 6. ठीक है, तो जनरल पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू p प्लस 1th हार्मोनिक. ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन. ओके, जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, np is equal to p plus 1 into n. तो what will be my n? n is fundamental frequency. तो p plus 1 fundamental frequency का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2l under root of t by m. So this will be my formula for frequency of pith overtone. समझ में आया? फर्स्ट ओवरटोन मीन्स सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन मीन्स थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ ओवरटोन मतलब एक बढ़ रहा है ना, एक बढ़ रहा है, पहले के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, पांचवें के लिए छठा, पी के लिए p प्लस 1. सिंपल. उसके बाद लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. ठीक है, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है n है, उसका फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय स्मॉल m, वेयर स्मॉल m इज लीनियर मास डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ. अब इसके 2-3 लॉज हैं. लॉज मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं. नंबर 1, लॉ ऑफ लेंथ. लॉ ऑफ लेंथ मतलब ये क्या करता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ रिलेशन देता है. तो जब भी हम लेंथ के साथ रिलेशन निकालेंगे तो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे. तो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ अगर कांस्टेंट है तो ये 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. कब? जब t एंड स्मॉल m आर कांस्टेंट. t और स्मॉल m अगर कांस्टेंट होंगे, स्मॉल m मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो क्या आएगा? n इज इक्वल टू k टाइम्स l, वेयर k इज कांस्टेंट. l को इधर शिफ्ट करो, nl इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इसे हम लिख सकते हैं n1 l1 इज इक्वल टू n2 l2. ये जो प्रोडक्ट है फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ का, ये हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, एमसीक्यूज पे आ सकते हैं, न्यूमेरिकल में हम देखेंगे. तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ लेंथ. तो कैसे लिखोगे इसका अगर स्टेटमेंट पूछ लिया जाए थेरी एग्जाम में? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितनी लेंथ कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, प्रोवाइडेड दैट टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कांस्टेंट. ओके, अब जो सेकंड लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ टेंशन. तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ रिलेशन देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ. अब क्या करेंगे? लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखेंगे. तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t, वेयर इट इज टेंशन. लेकिन ये कब होगा? जब आप क्या करोगे? l और m को क्या रखोगे? कांस्टेंट. क्या रखोगे? कांस्टेंट. तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t. अब इसमें क्या आएगा? n इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू रूट t, प्रोपोर्शनल को इक्वल कर दिया. तो n1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t1. ओके, सपोज इनिशियल कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, n1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर ऐसे लिखो n बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इनिशियली क्या होगा? n1 बाय अंडर रूट ऑफ t1, फाइनली क्या होगा? n2 बाय अंडर रूट ऑफ t2. तो ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के साथ वाला रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्रोवाइडेड दैट लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कांस्टेंट. ठीक है, तो दिस इज law of tension. Now we have very special law, that is law of linear mass density, और उससे भी कुछ हम लॉ डिराइव करने वाले. ठीक है, ये आपने नोट कर लिया. चलो ठीक है, अब लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी ये बहुत स्पेशल लॉ है, और उसके ऊपर से और 2 लॉज बन जाएंगे. ओके, these are not actually laws or any kind of rocket science.
These are just relation between fundamental frequency and different parameters of the string. Okay, so we have fundamental frequency formula as 1 upon 2L under root of T by M. L is length of string, T is tension in the string, M is mass per unit length. तो law of linear mass density. What is linear mass density? Small m, mass per unit length of the wire या string. तो n will be inversely proportional to root small m provided that L, T are constant. ओके, तो इसको कैसे बोलोगे? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी प्रोवाइडेड दैट लेंथ एंड टेंशन आर कांस्टेंट। ओके, तो जितनी मोटी स्ट्रिंग होगी उतना ये ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, हल्के वाली स्ट्रिंग अच्छे से वाइब्रेट करेगी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? n1 अंडर रूट ऑफ m1 इज इक्वल टू n2 अंडर रूट ऑफ m2। सिंपल, ठीक है, कांस्टेंट लाके लिख सकते हो। नाउ अब क्या करेंगे? स्मॉल m इज इक्वल टू total mass by total length. This is linear mass density, mass per unit length. This is total mass of string, total mass, and this is total length, total length. मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, दिस इज माई स्ट्रिंग, ये मेरी स्ट्रिंग है। ओके, अब इस स्ट्रिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कितना है? a है, और इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? l है। ओके, तो मास की जगह क्या रख सकते हो? स्मॉल m, लीनियर मास डेंसिटी। मास की जगह रखेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, सपोज ये मटेरियल डेंसिटी है रो, इसके मटेरियल की डेंसिटी है रो, तो वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे? एरिया इनटू लेंथ। समझ में आया? एरिया इनटू लेंथ, और डेंसिटी कितनी है? रो। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितनी है? रो डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, ये आ जाएगा वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये क्या होता है? वॉल्यूम होता है। एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी कितनी है? रो डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ लेंथ कैंसल, सो एरिया इनटू डेंसिटी, स्मॉल m इज इक्वल टू एरिया इनटू डेंसिटी। नाउ व्हाट अबाउट एरिया? वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, मान लो इसकी रेडियस क्या है? r है, स्मॉल r है, तो एरिया की जगह क्या लिख सकते हो? पाई r स्क्वायर इनटू रो। रो क्या है? डेंसिटी है। तो स्मॉल m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? a रो, एरिया इनटू डेंसिटी, और एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्मॉल m की जगह अगर आप पुट करोगे उसको, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पाई r स्क्वायर रो। तो प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता, उसको सीधे सीधे आप छोड़ सकते हो। तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा r अंडर रूट ऑफ रो, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r अंडर रूट ऑफ रो। तो यहां से दो लॉज बनेंगे, एक होगा लॉ ऑफ रेडियस जो कि रिलेशन देगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेडियस के साथ, और दूसरा होगा लॉ ऑफ डेंसिटी। दिस टाइम दिस इज वॉल्यूम डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी, ये लीनियर मास डेंसिटी दिस वॉल्यूम। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आएगा, प्रोवाइडेड दैट डेंसिटी इज कांस्टेंट। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो, मटेरियल सेम हो, डेंसिटी कांस्टेंट है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और अगर रेडियस कांस्टेंट है और मटेरियल चेंज किया आपने, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो प्रोवाइडेड दैट रेडियस इज कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट। तो यहां पर क्या आएगा? n1 r1 इज इक्वल टू n2 r2। मटेरियल सेम रखो, रेडियस चेंज करो तो फ्रीक्वेंसी ऐसे चेंज होगी। अब रेडियस सेम रखो लेकिन मटेरियल चेंज करो तो जिससे डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो n1 अंडर रूट ऑफ रो 1 इज इक्वल टू n2 अंडर रूट ऑफ रो 2। सो दिस इज लॉ ऑफ डेंसिटी। ठीक है, पॉज करके इसको नोट करो। तो अभी तक हमने सीखा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब पढ़ेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप्स। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स से। समझना, तो जो स्टेशनरी वेव्स होते हैं हमारे पास, जो स्टैंडिंग वेव्स होते हैं, जो कि एक्चुअली वेव्स नहीं होते बल्कि ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स होता है इन अ बाउंडेड मीडियम, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। ओके, अब ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि स्ट्रिंग बेस्ड है, जिसमें क्या होता है? स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाकर अलग अलग तरीकों के साउंड जनरेट किए जाते हैं। जैसे कि वायोलिन है, वायोलिन पता होगा ना, मोहब्बत है,
दुनिया में कितनी है मोहब्बतें, ठीक है ना। वायोलिन, उसके बाद गिटार है। तो इन सब में क्या होता है, स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है और साउंड जनरेट किया जाता है, और स्ट्रिंग को प्लग करके उसके ऊपर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स बनते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग पे, जो कि हम ऑलरेडी इसी लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इस टाइप के अलग अलग मोड, 2 रिजिड सपोर्ट, ओके, और इसके ऊपर कुछ ऐसे लूप्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दीज आर द ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। Another type is longitudinal stationary waves. Which type of stationary waves? Longitudinal stationary waves. तो इसमें क्या होता है, जो 2 प्रोग्रेसिव इंटरफेयरिंग वेव्स है जिससे वो स्टेशनरी वेव्स बना है, वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप के होते हैं। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन सुना होगा ना आपने, ठीक है ना। तो ये किस में प्रोड्यूस होते हैं? दे आर ऑर्गन पाइप बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गन पाइप बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लूट। क्या बेटा? फ्लूट, या फिर अलग अलग फ्लूट, मतलब पाइप टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम एयर को वाइब्रेट करवाकर अलग अलग तरीके के साउंड जिसमें जनरेट किए जाते हैं, वो कौन से वेव्स होते हैं? वो होते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स। कौन से होते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। तो ऑर्गन पाइप बेस्ड जो स्टेशनरी वेव्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स होते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के स्टेशनरी वेव्स, एक ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स, स्ट्रिंग के ऊपर जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स, और अलग अलग पाइप के अंदर जो एयर कॉलम ऑसिलेट होकर स्टेशनरी वेव्स जो बनते हैं, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स 2 तरीकों के पाइप के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग पाइप्स है इनको बोलते हैं ऑर्गन पाइप्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गन पाइप्स, ठीक है ना। तो अब ये जो पाइप्स बने हुए होते हैं ये किसी स्पेसिफिक मटेरियल से बना होना जरूरी नहीं होता। ये लकड़ी के हो सकते हैं, मेटल के हो सकते हैं, ग्लास के हो सकते हैं, किसी भी मटेरियल के हो सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ऑर्गन पाइप्स, व्हाट इज ऑर्गन पाइप्स? देखो ऑर्गन पाइप्स, अब ऑर्गन ऐसा क्यों नाम रखा आई डोंट नो, ठीक है ना, और उससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं। ऑर्गन पाइप्स, क्या? ऑर्गन पाइप्स मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स, जैसे कि फ्लूट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड, ठीक है ना। साउंड प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स आर कॉल्ड ऑर्गन पाइप्स। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन पाइप्स बोलेंगे। अब इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, या फिर पाइप ओपन एट बोथ एंड, ओपन ऑर्गन पाइप OOP। इसको क्या बोलते हैं? पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ओपन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो ये कुछ इस तरह का पाइप होता है, ओके, दोनों एंड पे ओपन होता है। तो ये वाला मीडियम भी कैसे होगा? रेरर मीडियम होगा, और ये वाला भी मीडियम कैसे होगा? रेरर मीडियम होगा, ठीक है। इन 2 रेरर मीडियम के बीच में एयर ऑसिलेट करेगी और साउंड जनरेट होगा, तो इसको बोलेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। तो दोनों एंड से अगर ओपन होगा तो उसको बोलेंगे ओपन ऑर्गन पाइप या पाइप ओपन एट बोथ एंड। अब दूसरा होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज ऑर्गन पाइप? तो ओपन मतलब दोनों साइड से ओपन, तो क्लोज मतलब क्या? दोनों साइड से क्लोज। अब दोनों साइड से अगर क्लोज होगा तो अंदर की एयर ऑसिलेट नहीं हो सकती। तो क्लोज ऑर्गन पाइप COP, क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब जिसका कोई एक एंड क्लोज हो। अब इसमें कोई कंपल्शन नहीं कि लेफ्ट वाला क्लोज हो या राइट वाला, एक क्लोज होना जरूरी है, एक ही क्लोज। दोनों क्लोज वाला वो मीनिंगलेस है, ठीक है, उसमें वाइब्रेशन नहीं होता। एक एंड इसका क्लोज होना चाहिए। तो जो एंड क्लोज होगा वो डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगा, और जो ओपन होगा वो रेरर मीडियम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब हमेशा याद रखना जिसका एक एंड क्लोज हो, दोनों नहीं है। दोनों एंड क्लोज होंगे तो वाइब्रेशन कैसे होंगे? अंदर वाइब्रेशन नहीं हो सकती, एयर मीडियम के या एयर कॉलम के वाइब्रेशन नहीं हो सकते। तो क्लोज ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप को क्या बोलते हैं? पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए सिर्फ ऑर्गन पाइप बोला जाए, ऑर्गन पाइप, तो इसका मतलब होता है पाइप ओपन एट बोथ एंड, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड दैट कि इट इज क्लोज्ड एट वन एंड। तो उसका मतलब सिर्फ ऑर्गन पाइप ऐसा दिया जाए
तो क्या ले लेना, ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप्स किसको बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स, जो ट्यूब्स के अंदर एयर कॉलम ऑसिलेट होकर साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप के दो टाइप होते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब जो दोनों एंड से ओपन हो, और क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब जिसका एक एंड क्लोज हो, दोनों एंड क्लोज नहीं हो सकते। ऐसा पाइप मीनिंगलेस है जिसके दोनों एंड कैसे हैं, क्लोज है, ठीक है। अब देखो अब ये एक चीज बेसिक में आप ले सकते हो, ये आपको पता होना जरूरी है, इतनी इंफॉर्मेशन। अब दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव पैटर्न। मान लो आपके पास ऐसा वेव पैटर्न है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा मेरा, दिस विल बी लैम्बडा बाय 4। क्यों? बिकॉज ये जो डिस्टेंस होता है मेरा इतना, नोड टू नोड, ये नोड टू नोड, ये डिस्टेंस होता है मेरा लैम्बडा बाय 2। समझ में आया, लैम्बडा बाय 2, तो उसका आधा मतलब लैम्बडा बाय 4। अब मान लो ऐसा पैटर्न है, तो ये मेरा लैम्बडा बाय 2, ये मेरा लैम्बडा बाय 2, तो टोटल कितना आ गया, लैम्बडा, कितना आ गया, लैम्बडा। समझो। अब मान लो ऐसा कुछ पैटर्न है, ऐसा, ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा, दिस इज माय लैम्बडा बाय 2, दिस विल बी माय लैम्बडा बाय 4। तो दोनों को ऐड करो सीधा सीधा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो लैम्बडा बाय 4 और लैम्बडा बाय 2 को ऐड करोगे तो 3 लैम्बडा बाय 4 आ जाएगा, 3 लैम्बडा बाय 4। अब मान लो ऐसे आया, तो ये कितना है, दिस इज माय लैम्बडा बाय 4 एंड अगेन दिस इज माय लैम्बडा बाय 4। या फिर इसको कट करके ऐसे जोड़ दो तो एक लूप बन जाएगा, तो एक लूप का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, ठीक है। या फिर इसको दोनों को ऐड करो, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4 कितना आएगा, लैम्बडा बाय 2, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ये कैलकुलेशन अगर आ जाता है तो रेस्ट थिंग्स आर जस्ट फॉर्मेलिटीज। आप आराम से सारे फ्रीक्वेंसीज वगैरह, कॉम्बिनेशन, हार्मोनिक्स, ओवरटोन, सब कुछ आप उसके इजीली पता कर सकते हो। अब पहले तो हम सीखेंगे कि अब हम स्ट्रिंग पे जो पैटर्न पढ़ा है हमने, वो स्ट्रिक्टली क्या है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। और ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स में पार्टिकल का जो ऑसिलेशंस है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और हमने जो वेव्स आपको बताए हैं वो डिस्प्लेसमेंट वेव है। कौन से वेव्स है, डिस्प्लेसमेंट वेव। और ट्रांसवर्स वेव के अंदर जब मीडियम में से ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करते हैं तो प्रेशर वेरी नहीं होता, प्रेशर वेरी नहीं होता। लेकिन अगर आपके वेव्स साउंड वेव्स है, मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, तो आप जो वेव्स रिप्रेजेंट करते हो दो टाइप से कर सकते हो, एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा प्रेशर। अब देखो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट का वेव है, अब मैंने ट्रांसवर्स वेव्स कैसे रिप्रेजेंट किए थे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेव। ओके, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अब ये इसमें क्या था, ये वेव को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं लाइक दिस, बिकॉज वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर। अब मान लो मेरा कोई लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एस से रिप्रेजेंट करता था मैं, एस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नाउ द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव, लेकिन हम ड्रॉ करते वक्त उसको ऐसे ही ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ऐसे होता था कि पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर? नहीं, पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग पैरेलल ओनली, बट वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ S वर्सेस T, S वर्सेस T। तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन उसको प्लॉट हम ऐसे करते थे। तो दैट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय S इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी माइनस kx। अब अगर प्रेशर वेव ड्रॉ करोगे आप, याद रखो, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, यहां पर आपको प्रेशर नोड, प्रेशर एंटी नोड का कंसेप्ट समझ में आएगा। मान लो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेव क्या है मेरा, S इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस kx। लेकिन अगर मैं प्रेशर वेव ड्रॉ करूं तो डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस kx। अब ये चीजें विद प्रूफ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अपने पहले वाले लेक्चर में। ओके, देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव।
तो होता क्या है, मान लो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस विल बी माय नोड, दिस विल बी माय एंटी नोड, दिस विल बी माय नोड, दिस विल बी माय एंटी नोड, दिस विल बी माय नोड। ठीक है, तो होगा क्या देखो होगा क्या, जहां पर मेरा अब सॉरी अब हम हमारे हिसाब से जाएंगे, हमारा जो वेव्स था उसके हिसाब से जाएंगे। मान लो इस वेव को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, सपोज ऐसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा नोड है, दिस इज माई एंटी नोड, दिस इज नोड, एंटी नोड एंड नोड, ठीक है। तो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेव। तो अब ये जो मेरा नोड है, नोड पे प्रेशर कैसे होता है, प्रेशर चेंज मैक्सिमम होता है, नोड पे प्रेशर चेंज मैक्सिमम होता है। तो अगर मैं डेल्टा पी का ग्राफ प्लॉट करूं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ओके, दिस इज माय ग्राफ ऑफ एस वर्सेस एक्स, ठीक है। तो अगर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेव है, ओके, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड, तो इसका प्रेशर वेव कैसे आएगा, नोड पे प्रेशर कैसे होता है, मैक्सिमम होता है। कैसे होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम मतलब इधर आएगा डेल्टा पी नॉट, ठीक है। तो नोड पे यहां पर प्रेशर आएगा। अब एंटी नोड पे प्रेशर कैसे होता है, मिनिमम, मिनिमम मतलब जीरो। नोड पे प्रेशर कैसे होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो मेरा ग्राफ कैसे आएगा, लाइक दिस, ओके, ये ऐसे आएगा, ओके। नोड पे ये आ गया, एंटी नोड पे फिर से मिनिमम प्रेशर होता है और नोड पे फिर से मैक्सिमम प्रेशर। तो जहां पर मेरा लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स का डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में नोड है, डिस्प्लेसमेंट का नोड है, वहां पर प्रेशर का क्या है, एंटी नोड, प्रेशर का क्या है, एंटी नोड, हमेशा याद रखना, ओके। और जहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, वहां पर प्रेशर का नोड है, प्रेशर का नोड है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लेना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव के लिए फेज डिफरेंस π/2 का होता है। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव में अगर हम इसको दो टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेव, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेव, ओके। तो अब एक पैटर्न मैं आपको बताता हूं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड होता है उस जगह पर प्रेशर वेव का एंटी नोड होता है। क्या होता है, एंटी नोड होता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेव के नोड को प्रेशर एंटी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी नोड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेव के नोड पर प्रेशर वेव का एंटी नोड होता है, ठीक है। अब इसके उल्टा डिस्प्लेसमेंट वेव का इन केस ऑफ ओनली लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव, इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। अब आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, दैट इज वेव्स ऑन स्ट्रिंग। तो मैं बोलूंगा भाई जब ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होते हैं तो प्रेशर तो वेरी नहीं करता, तो प्रेशर वेव फॉर्म हम ट्रांसवर्स वेव का रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये केस है सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव के लिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड जो होता है वो प्रेशर वेव का एंटी नोड होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेव के नोड को प्रेशर एंटी नोड भी बोला जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड होगा, वहां पर प्रेशर वेव का क्या होगा, नोड होगा। क्या होगा, नोड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेव के एंटी नोड को प्रेशर नोड भी बोला जाता है। और ऐसा क्यों होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट वेव या प्रेशर वेव। और डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 का होता है, ओके। अब याद रखो, जो क्लोज एंड होता है पाइप का, क्लोज एंड होता है वो डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करता है, और क्लोज्ड एंड पे जो कि पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, तो क्या ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, नहीं। तो क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट वेव का हमेशा क्या होगा, नोड होगा। क्या होगा, नोड होगा। क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट वेव का हमेशा नोड होगा, और ओपन एंड का जो पार्टिकल है वो हमेशा ऑसिलेट कर सकता है। तो ओपन एंड पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड होगा, एंटी नोड होगा। अब क्यों होगा, समझना।
ओपन एंड का पार्टिकल रेयर मीडियम है, ये ऑसिलेट कर सकता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर सकता है। तो ओपन एंड पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड होगा, और क्लोज एंड पे हमेशा हर बार हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड होगा। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड है वहां पर, तो इट इज कंपल्सरी दैट प्रेशर वेव का क्या होगा, प्रेशर वेव का नोड होगा। उल्टा होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड मतलब प्रेशर वेव का नोड। तो ओपन एंड पे हमेशा प्रेशर वेव का नोड होगा, और क्लोज एंड पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेव का क्या होता है, नोड होता है। तो प्रेशर वेव का क्या होगा, प्रेशर वेव का हमेशा एंटी नोड होगा, एंटी नोड होगा। ठीक है, तो अगर मैं वेव पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूं तो ये मेरा है क्लोज पाइप। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म कैसे आएगा, यहां पर नोड यहां पर एंटी नोड, तो वेव फॉर्म कुछ ऐसे आएगा, ये एंटी नोड ये नोड। अब यही वेव फॉर्म मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लाइक दिस, यहां पर नोड यहां पर एंटी नोड, ये सेम इक्विवेलेंट है, सिर्फ हमने एक्सप्रेस अलग अलग किया। इसको डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म बोलेंगे, इसको प्रेशर वेव फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेशर वेव फॉर्म। ठीक है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड है वहां पर नोड होगा, जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड है वहां पर एंटी नोड होगा। क्यों होगा वो मैं बता चुका हूं आपको, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। ओके, अब मान लो ये चीजें नोट कर लो, लिख लिया। मान लो अब क्या है, ओपन पाइप है, ओपन पाइप है। ठीक है, ये ओपन पाइप है, ये ओपन पाइप है, सेम। हाँ सेम। अब इसके पैटर्न में दो तरीकों से बता सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म कैसा, एंटी नोड एंटी नोड। अब दो एंटी नोड एक के बाद तो एक नहीं हो सकते, बीच में नोड होना जरूरी है, तो ये हो जाएगा मेरा वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये कौन सा वेव फॉर्म होगा, डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म में ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होता है। क्यों, बिकॉज ओपन एंड का पार्टिकल हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर सकता है। अब ये सेम वेव फॉर्म मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करवा सकता हूं, लाइक दिस इज माय एंटी नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज नोड। ये और ये सेम चीज है, सेम चीज है, सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट है और ये प्रेशर है, प्रेशर वेव फॉर्म है, प्रेशर वेव फॉर्म है, समझ रहे हो, प्रेशर वेव फॉर्म। तो नॉर्मली हम ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, कई बुक में ये भी दिया होता है, ये भी सही है ये भी सही है, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, तो क्लोज एंड पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड होता है, क्योंकि क्लोज एंड वाला पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं कर सकता। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड होता है वहां पर प्रेशर वेव का एंटी नोड होता है, याद रखना। तो नॉर्मली हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कौन से वाले, हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव। कौन सा वेव फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम फॉर अ पाइप ओपन एट वन एंड। लिखो, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम फॉर अ पाइप ओपन एट वन एंड। ओपन एट वन एंड बोल दो या क्लोज एट वन एंड बोलो, ये अच्छा रहेगा। क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप। कौन सा ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब इसके मोड बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं आपको, अच्छे से समझना। देखो, फर्स्ट मोड बहुत आसान है, फर्स्ट मोड। उसके बाद सेकेंड मोड एंड नाउ थर्ड मोड। ठीक है, तो पाइप तो एक ही रहेगा, देखो सेम लेंथ, पाइप की लेंथ चेंज नहीं करनी, पाइप की लेंथ चेंज नहीं करनी, इसकी लेंथ यल है, याद रखो बेटा, पाइप की लेंथ यल है। यहाँ पर भी पाइप की लेंथ यल है, सेम लेंथ है, लेंथ चेंज नहीं करनी, सिर्फ अलग अलग मोड में उनको वाइब्रेट करवाना है, पाइप की लेंथ सेम रहेगी। ठीक है, दिस विल बी माय लेंथ यल, याद रखो, सिंपल सी चीज है। ओके, अब पहले मोड में क्या होगा, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होता है, किसका, डिस्प्लेसमेंट वेव का। तो एंटी नोड मतलब ये सिंपल सी सिचुएशन आएगी, ऐसे ही ऑसिलेट करने लगेगा। ओके, सेकंड मोड में क्या होगा, एक एंटी नोड और एक नोड, एक लूप बढ़ा देना है नीचे। ठीक है, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड।
अब थर्ड मोड में क्या करना है, ये तो बेसिक चीज वैसी रहेगी, नीचे 2 लूप बढ़ा देना है ऐसे, ठीक है। सो दिस इज एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, ये नोड है, ठीक है। तो यहां पर एंटी नोड कितने हैं 1, नोड भी कितने हैं 1, ठीक है। यहां पर एंटी नोड कितने हैं सेकंड मोड में, 1 और 1 2, और नोड कितने हैं 2, जितने नोड उतने ही एंटी नोड, और मोड नंबर इज इक्वल टू एंटी नोड नंबर नोड नंबर, एंटी नोड नंबर नोड नंबर। यहां पर एंटी नोड कितने हैं, एंटी नोड 3, और नोड भी कितने आने चाहिए 3। तो जितना मोड है उतने नोड और उतने ही एंटी नोड, और एंटी नोड और नोड का जो नंबर है वो सेम है, 3 नोड 3 एंटी नोड, ओके। अब यहां पर लेट n कॉमा लैम्बडा बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यहां पर लेट n1 कॉमा लैम्बडा 1, देखो लेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हो गए, n1 कॉमा लैम्बडा 1 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और यहां पर n2 कॉमा लैम्बडा 2 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहाँ पर n कॉमा लैम्बडा है, यहाँ पर n1 कॉमा लैम्बडा 1 है, और यहाँ पर n2 कॉमा लैम्बडा 2 है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब ये जो डिस्टेंस है L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, हाफ लूप है ना, 1 लूप मतलब लैम्बडा बाय 2, हाफ लूप मतलब लैम्बडा बाय 4, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4L, ओके। वेवलेंथ और लेंथ के बीच का रिलेशन लैम्बडा इज इक्वल टू 4L। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है मेरा, दिस इज माई लैम्बडा बाय 2, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ है लैम्बडा 1 बाय 2, और ये जो डिस्टेंस है ये है लैम्बडा 1 बाय 4, लैम्बडा 1 बाय 4। तो लैम्बडा 1 बाय 4, लैम्बडा 1 बाय 4, लैम्बडा 1 बाय 4, तो 3 बार लैम्बडा 1 बाय 4, लैम्बडा 1 बाय 4, लैम्बडा 1 बाय 4, तो L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा 1 बाय 4। तो 4 को ऊपर शिफ्ट करो, 3 को नीचे शिफ्ट करो, लैम्बडा 1 को सब्जेक्ट करो, तो ये आ जाएगा 4L बाय 3, लैम्बडा 1 कितना आ जाएगा 4L बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिस विल बी माई लैम्बडा 2 बाय 4, ये इतना डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा 2 बाय 4, 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 1 2 3 4 5 बार लैम्बडा 2 बाय 4, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 5 लैम्बडा 2 बाय 4, 5 बार लैम्बडा 2 बाय 4, 5 लैम्बडा 2 बाय 4, 4 को ऊपर शिफ्ट करो, 5 को ऊपर, लैम्बडा 2 को सब्जेक्ट करो, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 4L बाय 5, 4L बाय 5। अब बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू n लैम्बडा, n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा, सो n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा की जगह रख सकते 4L, ओके। तो ये सबसे पहली वाली बेसिक फ्रीक्वेंसी आई, तो इसको बोलूंगा मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब यहां पर V इज इक्वल टू क्या आएगा, N1 लैम्बडा 1, N1 लैम्बडा 1, तो N1 क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1। तो सर V क्यों चेंज नहीं हुई, जब तक मीडियम चेंज नहीं होता वेलोसिटी या स्पीड वेव की चेंज नहीं होती। लैम्बडा 1 की जगह वैल्यू रखो, N1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 कितना है 4L बाय 3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो N1 क्या आ जाएगा 3 इन ब्रैकेट V डिवाइडेड बाय 4L, V डिवाइडेड बाय 4L की जगह V डिवाइडेड बाय 4 की जगह n रखो, तो N1 इज इक्वल टू 3n, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के थ्राइस है, तो इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के तुरंत बाद ये सुनाई दिया, तो पहला टोन मुझे यहां सुनाई देगा, तो इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलूंगा, फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अब यहां पर V इज इक्वल टू N2 लैम्बडा 2, तो N2 इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा 2, सो दैट विल बी V बाय लैम्बडा 2 कितना है 4L बाय 5, 4L बाय 5, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट V बाय 4L, ओके। तो V बाय 4L की जगह आप n रख सकते हो, तो N2 विल भी आएगा 5n, N2 कितना आएगा 5n। अब ये जो N2 है n के 5 टाइम है, इसलिए इसको बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। क्या बोलेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक। अब पहले ओवरटोन के बाद यहां पर एक टोन सुनाई दिया, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। क्या बोलेंगे, सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। चलो पॉज करके इसको लिखो बढ़िया से, चलो लिख लिया। तो अब इसमें हुआ क्या, पहले मोड में फ्रीक्वेंसी n सुनाई दी, सेकेंड मोड में
3n सुनाई दी, उसके बाद 5n, अब इसके बाद क्या आएगा 7n, उसके बाद 9n। तो यहां पर इवन हार्मोनिक्स अब्सेंट है। इसलिए अगर आप किसी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के अंदर एयर ब्लो करके साउंड जनरेट करोगे और फ्लूट के अंदर साउंड जनरेट करोगे, तो जो फ्लूट का साउंड होता है वो मेलोडियस होता है। क्यों मेलोडियस होता है? क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल इज अ पाइप क्लोज एट वन एंड, क्लोज ऑर्गन पाइप, उसके अंदर इवन हार्मोनिक्स नहीं होते, इवन हार्मोनिक्स नहीं होते। अब इसका कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन सिंपल सी चीज है। देखो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज है वो कौन से, n के बाद डायरेक्ट आया 3n, 2n एब्सेंट है, उसके बाद आया 5n, उसके बाद 7n, उसके बाद 9n, मतलब ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओके, और n की जो वैल्यू थी वो थी V/4L, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो V/4L, V/4L। ठीक है, अब सेकंड चीज याद रखो, सेकंड चीज, इसका जो पहला ओवरटोन था N1 इज इक्वल टू 3n, पहला ओवरटोन 3n था, सेकंड ओवरटोन क्या था 5n, थर्ड ओवरटोन क्या था 7n। ओके, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 × 1 + 1 × n। ओके, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको कैसे लिख सकता हूं, ओके ओके, देखो 2 × 1, इसको कैसे लिखता हूं, 2 × 2 + 1 × n, इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 × 3 + 1 × n। तो फर्स्ट ओवरटोन यहां पर फर्स्ट आया, सेकंड ओवरटोन यहां पर सेकंड आया, थर्ड ओवरटोन यहां पर थर्ड आया, ये 2 सब में कॉमन है, +1 सब में कॉमन है। तो पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या आएगा, पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू ये 2 सब में है, 2 × बदला क्या, फर्स्ट ओवर के टाइम पे फर्स्ट, सेकंड ओवरटोन के टाइम सेकंड, थर्ड ओवर के टाइम पे थर्ड, तो पीथ ओवरटोन के टाइम p, प्लस सब में प्लस है, प्लस 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 और +1 है × n। तो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू 2p + 1 × n, 2p + 1 × n। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू 2p + 1 × n, 2p + 1 × n, एंड वेयर n is V/4L, V/4L, याद रखो V/4L। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इवन हार्मोनिक्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब फाइनली हम पढ़ने वाले हैं वाइब्रेशंस और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन ऑर्गन पाइप। विच ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, चलो लिखो, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम फॉर अ पाइप ओपन एट both end, open at both end। ठीक है, तो अब के बार क्या होगा, देखो सिंपल सी चीज है, हमेशा याद रखो, डिस्प्लेसमेंट वेव का ओपन एंड पे एंटी नोड होता है, डिस्प्लेसमेंट वेव का ओपन एंड पे एंटी नोड होता है। तो ये फर्स्ट मोड, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट मोड, ये सेकेंड मोड। अब मैं आपको बता रहा था कि अब अगर बांसुरी बजाओगे, फ्लूट बजाओगे, तो उसका आवाज मेलोडियस होगा, क्योंकि उसमें ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स होते हैं, बिकॉज इट इज ओपन ऑर्गन पाइप। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बजाओगे ऐसे, उसके अंदर का जो साउंड होगा वो रफ होगा, बिकॉज उसमें कम हार्मोनिक्स होते हैं। अभी हमने देखा क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इवन हार्मोनिक्स अब्सेंट होते हैं। तो रिच साउंड, क्वालिटी रिच साउंड कौन सा होगा, जिसमें ज्यादा हार्मोनिक्स होंगे। ओके, सेकंड मोड और ये थर्ड मोड। बहुत आसान है बेटा, जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे। देखो, तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट मोड, इसकी लेंथ ले लूंगा मैं L। ओके, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन एट बोथ एंड। तो सेम लेंथ वाला पाइप यहाँ पर भी ले लेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप सेम लेंथ वाला यहाँ पर भी ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मोड में ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होता है, डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड। तो दो एंटी नोड के बीच में एक नोड 100% होना चाहिए, एंटी नोड के बाद एंटी नोड ऐसा कभी नहीं होता, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में एक लूप बढ़ा देंगे,
इधर और इधर का पैटर्न, इसको खिसका के बीच में एक लूप बढ़ा देंगे, और थर्ड मोड में इसको खिसका के 2 लूप बढ़ा देंगे बीच में, और ऊपर और नीचे वाला पैटर्न सेम रहेगा। एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, ओके, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड। अब इसके बजाय ये कौन सी वेव्स है? डिस्प्लेसमेंट वेव है। अगर प्रेशर वेव ड्रॉ करोगे तो एंटी नोड की जगह नोड आएगा, नोड की जगह एंटी नोड आएगा, वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। बिकॉज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेशर वेव के फॉर्म में या डिस्प्लेसमेंट वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंटी नोड कितने हैं? 2, और नोड कितना है? 1। यहाँ पर एंटी नोड कितने हैं? 1 2 3, और नोड 2 आने चाहिए, 1 और 1 2। यहाँ पर एंटी नोड कितने हैं? यहाँ पर एंटी नोड 1 2 3 4, और नोड कितने हैं? 3। वेरी सिंपल। यहाँ की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मान लेते हैं n, लैम्बडा बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहाँ की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ n1, लैम्बडा 1 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहाँ की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ n2, लैम्बडा 2 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, फ्रॉम फिगर ये कितना है बेटा? λ/4। ये कितना है? λ/4। λ/4 प्लस λ/4 λ/2, या फिर इसको कट करके ऐसे चिपका दो तो एक लूप बन जाएगा λ/2। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू आया λ/2, ठीक है। अब यहाँ पर ये 25% लूप, 25 सॉरी ये 50 आधा लूप, एक लूप, एक और एक 2 लूप, या फिर इतनी लेंथ कितनी हो गई? λ/4। यहाँ की वेवलेंथ कितनी है? λ1/4। ये कितना हो गया? ये हो गया λ1/2, एक लूप मतलब λ1/2, और ये कितना हो गया? अगेन λ1/4। तो ये सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा L इज इक्वल टू λ1। या इसको कट करो, दोनों को ऐसा उल्टा करके चिपकाओ तो 2 लूप है ये, एक लूप आधा लूप, मतलब 2 लूप हो गए, 2 लूप मतलब वेवलेंथ λ1। तो L इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है? λ1। यहाँ पर L इज इक्वल टू λ/2, तो λ इज इक्वल टू 2L। यहाँ पर λ1 इज इक्वल टू L। अब यहाँ पर देखो, एक लूप, 2 लूप, आधा मतलब 3 लूप। कितने लूप है? 3 लूप। तो एक लूप मतलब λ/2, 3 लूप मतलब 3 λ/2। तो L इज इक्वल टू 3 λ/2, लेकिन यहाँ की वेवलेंथ है λ/2, तो λ/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2L/3, ठीक है। अब सब में एक फॉर्मूला यूज करेंगे, तीनों की स्पीड कैसे रहेगी? सेम, फ्रीक्वेंसी अलग, वेवलेंथ अलग, लेकिन स्पीड सेम। V इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू V/λ। यहाँ पर V इज इक्वल टू n1 λ1, n1 इज इक्वल टू V/λ1। यहाँ पर V इज इक्वल टू n2 λ2, n2 इज इक्वल टू V/λ2। तो λ1 की जगह 2 याद रखो, तो n इज इक्वल टू आएगा V/2L। ओके, ये वैल्यू यहाँ पर रखी। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पर रखो, क्या आएगा? λ1 की जगह L, V/L। तो n1 को क्या लिखूंगा मैं? 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 इंटू V/2L। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो V/2L की जगह n रख सकते हैं। तो n1 इज इक्वल टू आएगा 2n। कितना आएगा? 2n। आगे बढ़ो, यहाँ पर आ जाओ, ये λ2 की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करो, तो n2 इज इक्वल टू आएगा V डिवाइडेड बाय 2L/3। λ2 की जगह 2L/3, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 इन ब्रैकेट V/2L। तो V/2L की जगह n रख सकते हो, तो n2 विल बी थ्राइस n। अब सवाल ये होता है कि इसको कौन सा हार्मोनिक और कौन सा ओवरटोन बोला जाए। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो दिस विल बी माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलूंगा? फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, उसके जो मल्टीपल होंगे उसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। तो ये क्या आएगा मेरा? सेकंड हार्मोनिक। ये क्या होगा मेरा? थर्ड हार्मोनिक। अब पहला टोन यहां पर सुनाई देगा, इसलिए इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद जो ओवरटोन सुनाई देगा उसको बोलूंगा मैं सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, तो इसमें ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक से n आया, n के बाद 2n आया, 3n आया, इसके बाद क्या आएगा? 4n, उसके बाद 5n, उसके बाद 6n। ठीक है, तो इसमें ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स है। तो ये जो साउंड होगा क्लोज ऑर्गन पाइप से क्वालिटी रिच होगा या अच्छा मेलेडियस होगा। ठीक है, बिकॉज इसमें ज्यादा हार्मोनिक्स है। ठीक है, तो हमने तीनों मोड्स पर लिए। अब फटफट इसके क्या करते हैं? कंक्लूजन लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स पार्ट इस लेक्चर में लेना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऑलरेडी लेक्चर बहुत ही लेंदी हो गया है।
तो न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, पूरे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन क्या आएंगे, इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन ऐसे आएंगे। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी, n, 2n, 3n, 4n डैश डैश। सेकंड, ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, और ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओके। और उसके बाद थर्ड वन, देखो ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन था, तो फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन 3n, थर्ड ओवरटोन 4n डैश डैश। पीथ ओवरटोन, तो एक के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, तो p के लिए p + 1 इंटू n, और वेर n इज v बाय 2l, n इज v बाय 2l, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड, ठीक है। तो इस लेक्चर में एंड करेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी लेक्चर बहुत लेंदी हो गया है। अब एंड करेक्शन का एक कंसेप्ट होता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह इस पे के कवर कर लेंगे, ठीक है। तो रिवाइज करा देता हूँ आपको फटाफट। देखो क्या होता है, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, ओके। तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो मोड्स होते हैं उसके फ्रीक्वेंसीज कैसे हैं, n, 2n, 3n, 4n, 5n डैश डैश। और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए n के बाद सीधे 3n होता है, उसके बाद 5n होता है, उसके बाद 7n होता है डैश डैश डैश, ठीक है। अब क्लोज ऑर्गन पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, बिकॉज फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, देयर इज नो सेकंड हार्मोनिक और फोर्थ हार्मोनिक। यहाँ पे क्या होता है, ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑड भी है इवन भी है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, तो दीज आर माय इवन हार्मोनिक्स एंड दीज आर माय ऑड हार्मोनिक्स, ओके। यहाँ पर जो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है v डिवाइडेड बाय 4l। अभी तक हमने एंड करेक्शन को टच नहीं किया, इसलिए इस लेंथ को एल मानेंगे। एंड करेक्शन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, डोंट वरी, ओके। क्या बात होती है बाद में बताऊंगा। यहाँ पर जो होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v डिवाइडेड बाय 2l, ओके। दिस इज फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, v डिवाइडेड बाय 2l, और यहाँ पर कितनी होती है, v डिवाइडेड बाय 4l, v डिवाइडेड बाय 4l। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन होता है, पहला ओवरटोन मतलब दूसरा हार्मोनिक, दूसरा तीसरा, दूसरा ओवरटोन तीसरा हार्मोनिक, तीसरा ओवरटोन चौथा हार्मोनिक, तो np इज इक्वल टू p + 1 इंटू n होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू 2p + 1, पहला ओवरटोन मतलब तीसरा हार्मोनिक, दूसरा ओवरटोन मतलब पांचवा, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ n, ओके। 2p + 1 इंटू n, सो दैट विल बी 2p + 1 इंटू n की वैल्यू क्या है, v डिवाइडेड बाय 4l। दिस विल बी माई फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन फॉर अ close organ pipe, and np is equal to p + 1 into v divided by 2l. This will be the formula for pith overtone for open organ pipe, okay। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को करते हैं खत्म। इसमें की बहुत सारी चीज़ें रह गई है फॉर रिलेटेड टू ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, दैट इज एंड करेक्शन, और इसके कुछ फंडामेंटल चीज़ें, लेंथ सेम होगी तो ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रह गई है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी। इस लेक्चर को यहीं पर करते खत्म। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।